Date is 15 July 2020. Day is Wednesday. Class 10th, Lecture 14. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi Zidni Ilma. Chapter number 1, History of Pakistan 2, Musharraf Era and Review, page 29 to 31. SLO's Economic Reforms introduced by Musharraf Era and Shaukat Aziz and Privatization. Okay, now our topic is Musharraf के दौरे हुकूमत में नजकारी एंड सनतों का क़याम, प्राइवेटाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द मुशर्रफ एरा। ऐसा था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पहले जो हुकूमतें थी, जैसे पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जब दौरे हुकूमत थी, इनके दौर में भी नजकारी मीन्स के प्राइवेटाइजेशन और नजकारी का मतलब है कि सरकारी अदारे, कुछ आपने देखे होंगे सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी हस्पताल होते हैं, तो उन इसी तरह कुछ जो सरकारी अदारे थे उन अदारों को जो है वो किसी प्राइवेट बंदे को बेच देना और फिर वो उसको प्राइवेट तरीके से अपने तरीके से रन करता है, ऑपरेट करता है, वर्क करता है। लेकिन इसमें जो सरकार फिर जो एक गवर्नमेंट का हैंड होता है, जैसे पहले गवर्नमेंट उस अदारे को रन कर रही होती है, फिर उस गवर्नमेंट का उससे में कोई भी अमल दखल नहीं होता, फिर वो टोटली प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, अदारा प्राइवेट हो जाता है, अदारा टोटली वो बंदा या कोई भी इंस्टीट्यूट जो वो अदारा लेता है, ख़रीदता है, वो इसको रन करता है। एंड इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं, कोई होते हैं जो सेमी गवर्नमेंटल होते हैं, उसमें ये होता है कि कुछ वो प्राइवेट होते हैं और कुछ वो सरकारी अदारे होते हैं। उसमें जो प्राइवेट से ना कुछ शेयर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हैं, जैसे अब 100% होता है तो उसमें से 20% गवर्नमेंट का होता है और 80% जो है वो प्राइवेट उस बंदे या किसी भी प्राइवेट अदारे का होगा। नाउ उन्होंने कहा कि हुकूमत उनकी पहले भी दौरे हुकूमत में जो प्राइवेटाइजेशन का अमल होता रहा है, मतलब अदारे जो हैं वो सरकारी अदारे जो हैं वो बेच दिए जाते थे इस प्राइवेट अदारों को, और इसमें इसका जो असल मकसद था प्राइवेटाइजेशन का, उसमें गुर्बत का ख़ात्मा और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी थी, यानी कि जो हमने बाहर वाले मुल्क से कर्ज़े लिए थे हमने उनको अदा करना था और मुल्क से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए वो जो है ये प्राइवेटाइजेशन की जाती थी। प्राइवेटाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और ड्यूरिंग द मुशर्रफ एरा, इसमें था कि मुशर्रफ साहब ने भी ऐसा ही किया। जब उनके पास हुकूमत आई तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज़ साहब ने जो गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी के लिए कुछ अदारों को जो है वो प्राइवेटाइज़ किया और दिसंबर 2014 को हबीब बैंक जो एक सरकारी बैंक था उसको 22 मिलियन में बेच दिया गया। और इसके अलावा जो UBL बैंक था जो अभी भी है, ये भी पहले सरकारी बैंक था, लेकिन इसको परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 13 बिलियन रुपए में बेच दिया गया। इसी तरह उन्होंने कहा है कि एक जो PTCL कंपनी है, आपको पता है जो फ़ोन की जो कंपनी है उसको 26% जो है मतलब 26% पे वो दुबई ने वो उसमें शेयर रखा कि इसमें 26% जो है वो एक उस कंपनी का नाम था एतिसालत जो कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है दुबई में, उसमें जो है 26% जो अभी भी शेयर है, अब शायद बढ़ गया हो क्योंकि ये पुराना बुक का जो है वो एडिशन है, तो उसमें जो 26% है वो जो है पाकिस्तान के UAE दुबई में के पास था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा गया है मीरपुर जो मैथिलो जो एक कंपनी का नाम था जो पाक और सऊदी कंपनी ने मिलकर बनाई थी, फर्टिलाइज़र कंपनी थी मीरपुर मैथिलो की, जो पाक सऊदी यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की फर्टिलाइज़र्स कंपनी थी, उसको 8 बिलियन रुपए में बेचा गया। इसके अलावा मुल्तान की पाक अरब, एक पाकिस्तान और अरब ने मिलकर एक फर्टिलाइज़र कंपनी थी, उसको 13 बिलियन में बेचा गया। सबसे बड़ी सरकारी फैक्ट्री जो थी पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र, उसको 16 बिलियन में बेचा गया। मुशर्रफ जो जनरल मुशर्रफ साहब हैं और जो शौकत अजीज़ ने अपने दौरे हुकूमत में ये कंपनीज़ को बेच के इनमें जो शेयर्स थे उनमें करके $2.5 बिलियन सिर्फ एक साल में कमाए। इसका जस्ट ये पर्पज़ होता है कि जो
پرائیویٹائز کیا جائے، جو اس کے علاوہ جو پرائیویٹ اداروں میں بھی جو ہے روزگار دی جائے، اس کے علاوہ جو ہے غربت کو ختم کرنا، اور کیونکہ اس پہ پھر ٹیکس لگتے ہیں، شیئرز ہوتے ہیں، تو جو سرکار کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ ناؤ موو آن، نئی صنعتوں کا قیام، سیٹنگ اپ آف نیو انڈسٹریز۔ مشرف صاحب نے اپنے دور میں کئی دوسری انڈسٹریز بھی لگائی، جس میں موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت اور ان کے جو پرزوں کی فیکٹری، اس کے علاوہ موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعتیں، بنیادی ضرورتوں کا سامان بنانے کی صنعتیں، سامان جو برائے بجلی جو کی صنعتیں ہوتی ہیں، سیمنٹ کی صنعت اور فولاد سازی کی صنعت۔ ناؤ موو آن دا امپیکٹ فار پرائیویٹائزیشن، نجکاری کے اثرات، امپیکٹ آف پرائیویٹائزیشن۔ اب دیکھیں، ہم لوگ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان کو بے دیا جاتا ہے، نجکاری اردو کا ورڈ ہے اور اس کا آسان مطلب ہے پرائیویٹ جو ادارے ہوتے ہیں، ان کے کچھ ڈیسیژن لینے کے لیے کچھ مثبت کہہ لیں، کوئی پازیٹیو بھی امپیکٹ اثرات ہوتے ہیں اور کچھ منفی بھی ہوتے ہیں۔ ناؤ وی ریڈ فرسٹ اینڈ پازیٹیو امپیکٹس، اور مثبت اثرات۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ نجکاری سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ حکومت شیئر اور کافی ٹیکس جو ہے پر منتھ لیتی ہے، اور اس کے علاوہ جو حکومت پر اداروں کو چلانے کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ کم یا ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے جو ادارے اب جیسے پی ٹی سی ایل ہے وہ سرکاری تھی، تو وہاں پہ کافی امپلائز تھے اور سرکار جو ہے ان کو کافی بینیفٹس اور یہ سارا ان بوجھ تھا، تو یہ سارا بوجھ ختم ہو جاتا ہے اور یہ سرکار سے پرائیویٹائز لوگوں پہ چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے نجی شعبوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جیسے لوگ امیر ہیں تو رچ فیملی سے ایلیٹ کلاس لوگ ہیں وہ یہ خریدتے ہیں اور وہ پاکستان کو ایک قسم کا ٹیکس اینڈ شیئرز دیتے رہتے ہیں۔ نا ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، ملک میں جو ہے وہ آمدنی آتی رہتی ہے۔ نیکسٹ ہے کارخانوں میں بہترین اشیاء بنتی ہیں اور ملازمین کے کام کی استعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لوگ ذرا ہائیلی اچھی اور ایفیشنسی جو ہے کام کرتے ہیں ایفیشینٹلی۔ ناؤ نیگیٹو امپیکٹ، نجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب سرکار نے جو لوگ رکھے ہوتے ہیں جب وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں، اب وہ اس بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو روزگار دے گا یا نہیں دے گا، اس کو اپنے فیکٹری میں رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ ملازمین اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، اس سے ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ پیپر ورک تو ہوتا ہی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن کچھ پرسنٹ ملک کو دے دیا جاتا ہے اور یہ اس میں پرسنل ریلیشن کا کام آ جاتا ہے۔ اس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب سرکاری ہوتا ہے اور سرکار تو کسی کو ٹیکس نہیں دیتی کیونکہ سرکاری ادارہ ہوتا ہے، تو اس میں کم قیمتیں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں، لیکن وہی جب وہ بندہ رن کرتا ہے تو وہ اب 2 روپے کی چیز اگر وہ 100 روپے میں دیتا ہے تو وی کانٹ کلیم، تو وہ ہی کین ڈو۔ نیکسٹ ہے نجکاری سے باقی رہ جانے والی جو ملازمین ہیں، بے اطمینانی اینڈ جو عدم تحفظ کا جو ہے وہ امپلائی جو ورکنگ ہوتی ہے انسٹرومنٹ وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں۔ مینس کہ پرائیویٹ اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ ملازمین سمجھتے ہیں ہمیں کسی وقت بھی نکال دیا جائے گا، پینشن نہیں دی جائے گی، کیونکہ سرکار میں پینشن ہوتی ہے جب وہ سرکاری ادارہ ہوتا ہے، جب پرائیویٹ ہوتا ہے تو پینشن نہیں ہوتی۔ ایکچولی ریسنٹلی آئی تھنک فیو ایئرس بیک 5 to 6 ایئر بیک جو ہے PIA جو ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، اس کو بھی پرائیویٹائزیشن کرنے کا سوچا گیا تھا۔ یہ ایک آپ کو ریسنٹ اپڈیٹ دے رہی ہوں میں۔ جب اس کو سوچا گیا نا تو اسٹوڈنٹس پھر کافی جو ہے وہ احتجاج ہوا، ملازمین جو ہے وہ باہر نکل آئے، اسٹرائکس چلی، کیونکہ ایک پرسنل جو ہے نا وہ لاس ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ کو اب سرکار کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ہیلتھ دی جاتی ہے، مطلب آپ ہاسپٹل میں آپ کو ایک الاٹ کیا جاتا ہے، اس ہاسپٹل میں آپ کا علاج فری ہے۔ جب پرائیویٹ ہوتا ہے تو وہ علاج نہیں دیتی، مطلب کافی کنسیشن ہوتی ہے، پک اینڈ ڈراپ پرائیویٹ ادارہ پک اینڈ ڈراپ دے نہ دے، پینشن تو کافی جو ہے ملازمین کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سیٹسفیکشن لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ناؤ اکنامک ریفارم انٹروڈیوس بائی پرویز مشرف صاحب اینڈ شوکت عزیز۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات، پیج نمبر 31 to 30 to 31 in Urdu books and 27 I think in English books۔
इंक्रीज इन GDP एंड सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़, इसमें है कि GDP में इजाफा और नई सनतों में का क़याम। मैंने आपको बताया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो काफ़ी उन्होंने अपनी एरा में मॉडरेशन की। तो इसमें GDP का मतलब होता है कि ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट, इसमें जो है वो और डेफिनेटली टैक्स वसूल होता है और नई सनतों का क़याम किया गया। इसमें कहा गया कि काफ़ी GDP पे, क्योंकि एक फैक्ट्री उसमें इकनॉमिकली देखा जाता है, उसमें इजाफा हुआ और इनके साल में 7% इजाफा हुआ। मुल्क ने जो है वो 7% की GDP को, मज़ीद GDP को अप्रोच किया। इक़्तिसादी जो है वो हम लोगों ने पॉलिसियाँ बनाए, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बनाई और मुल्क में कई नई सनतें, फैक्ट्रियाँ की ताकि लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करें और काफ़ी जो है वो मुल्क में ना इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई ताकि मुल्क जो है माशी हालत में बेहतर हो। नाउ इंसेंटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंसेंटिव कहते हैं जो है फ़ायदा उर्दू में, एंड इंसेंटिवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी की तरगीब। उन्होंने जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो फॉरेन सीज़ कहते ओवरसीज़ जो हैं, जो फॉरेनर लोग होते हैं लेकिन रहते रहते बाहर हैं और जो बाय बर्थ पाकिस्तान से होते हैं, नेशनलिटी पाकिस्तान की होती है, क्योंकि वो बाहर होते हैं तो काफ़ी वो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको कहा गया कि वो क्या करें, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को अपने मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो जो मुस्तकबिल में तरक्की हो और अपने मुल्क में मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी करें। और उन्होंने गैर मुल्की सरमायादारों को भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दी कि पाकिस्तान के में जो रहने वाले रिचेस्ट फैमिली हैं वो तो करें ही करें, बल्कि इसके अलावा जो गैर मुल्की जो हैं लेकिन वो पाकिस्तानी हैं तो वो भी करें, इससे मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न होगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन कंट्री डेफिसिट, मुल्की खसारे में कमी, जो मुल्क में जो घाटा था, मीन्स जो लॉस था, उसमें भी जो है वो कमी आई। परवेज़ मुशर्रफ एंड शौकत अज़ीज़ के दौर में जो है मुल्की खसारा 7% था, मतलब जो मुल्क में जो नुकसान था वो 7% पे था। लेकिन जब इनके दौर में जब जैसे GDP का मैंने आपको बताया कि 7% इजाफा हुआ, इसी तरह इनके दौर में जब थे ना 7% नुकसान था, सारी वो उनके रिकॉर्ड में होता है। और जब 7% को कम करके इनके दौर में 4.5% में चला गया, इकनॉमिकली हम 4.5% हम लॉस पे थे, 7% से कम आके हम 4.5% तक आए। और गुर्बत में जो 32% थी वो 20% तक जो है उस पर मस्बत मीन्स पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए। ये एक पॉजिटिव चेंज था जो कि इनके दौर में था। जैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग हुए थे 7% अबव, और नुकसान जो है वो 7% से लेकर 4.5% तक चला गया, कम हो गया। गुर्बत में जो है वो भी कमी आई। एंड नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग एनर्जी, तवानाई के हसूल, बिजली के मुसलसल फराहमी के लिए और तवानाई के हसूल के लिए हाइड्रल पावर पैदावार और थर्मल प्लांट्स को गैस और कोयले की प्लांट्स में तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया। व्हाट इज़ दिस मीन्स के बिजली को हम को मुसलसल फराहमी, अब जैसे आपको पता है कि लाइट की जो है वो शॉर्टेज है, इसके अलावा जो है तवानाई के दूसरे असूल को, मतलब तवानाई की हमें मिलती जाए फराहमी, इसके लिए हमने हाइड्रल पावर की पैदावार प्रोडक्ट और थर्मल प्लांट्स को और गैस और कोयले के प्लांट्स में तब्दील करने का मंसूबा जो था वो इनके एरा में हुआ था। और ये जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब का एरा। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने क्या किया, आप अगर हम इसको दोबारा एक ओवरव्यू करें तो फर्स्टली इन्होंने मिलिट्री टेक ओवर लिया था 12 अक्टूबर 1999 एंड आई हैड टोल्ड बिफोर अ डिटेल डिस्कशन अबाउट हिम। नाउ लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000 में इन्होंने जो है जैसे कि अयूब खान ने लिया, बहुत ज़्यादा जो लोग थे इन हिस्ट्री में उन्होंने लिया था। और इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ही 2002 के इलेक्शन में ये इम्प्लीमेंट कर दिया था, इम्प्लीकेशंस कर दी थी कि 2000 में जो ग्रेजुएशन होगा वो BA कंडीशन होगा और LFO मींस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था उसमें जो लोग थे उसमें अगेंस्ट थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के। और ये जो थे वो बहुत मॉडर्नाइजेशन थे क्योंकि ही वॉज इंस्पायर्ड बाय कमाल अतातुर्क।
and then setting up new industries, their positive impacts, negative impacts too, economically reform introduced by, and this chapter is all about the era from Zulfikar Ali Bhutto to Pervez Musharraf Saab. So your diary is to learn and understand what happened on Pervez Musharraf era as well, and I will mark the answers of this chapter on next lecture inshallah, and what the ambiguity in this chapter, in the whole chapter, not regarding to this topic but also all the topics in the account of the whole chapter. So you can ask me freely, I will available and I'm marked or available and answer all the questions in the next lecture inshallah. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.